Hello friends, in our last video lecture we have discussed the transpiration, stomatal apparatus and the mechanism behind the opening of stomata. हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसपिरेशन को डिस्कस किया था, ट्रांसपिरेशन के टाइप्स को हमने समझा था और ट्रांसपिरेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का ट्रांसपिरेशन है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उसको समझने के लिए हमने स्टोमेटल अपैरेटस के स्ट्रक्चर को भी समझा था और स्टोमेटल अपैरेटस के ओपनिंग होने का, उसके खुलने का हमने समझा था फिजिकल बेसिस कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से, वाटर की गार्ड सेल में एंट्री होने से, उसका टर्गर प्रेशर बढ़ने से स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसके पीछे केमिकल बेसिस और है जो कि इस बात को डिसाइड करता है कि स्टोमेटल अपैरेटस की ओपनिंग में गार्ड सेल के अंदर जो रक्षक कोशिकाएं हैं इनके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जो विलेय की सांद्रता है, वो कैसे बढ़ती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो केमिकल मैकेनिज्म जो कि स्टोमेटल ओपनिंग को समझाती है। देखिए, हमने कहा था कि सबसे पहले गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो आप देख सकते हो जब सॉल्यूट इसके अंदर बढ़ेगा तो यहां पर क्या बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने पर बाहर से वाटर इसमें एंटर करेगा। बाहर से जब वाटर इन सेल्स में एंटर करता है, कहां से, सब्सिडियरी सेल से, एक्सेसरी सेल से, तो फिर इसका टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और टर्गर प्रेशर बढ़ने से ये सेल ज्यादा स्ट्रेच होगी और आउटर वॉल आउटसाइड और इनर वॉल भी आउटसाइड जब स्ट्रेच होगी तो बीच में पोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, एक यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी। इसी को हमने स्टोमा कहा, स्टोमेटा कहा और इसी प्रोसेस को हमने स्टोमेटल ओपनिंग कहा। लेकिन बात यह थी कि इनके अंदर विलेय की सांद्रता यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ने के पीछे कारण क्या है, तो आज हम उसे समझेंगे कि वो कारण क्या है। देखिए, जिस तरीके से एसेंट ऑफ सैप मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमने विभिन्न तरह की थ्योरीज को डिस्कस किया था, अलग अलग सिद्धांतों की बात की थी। हालांकि हमने सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया था डिक्सन एंड जॉली के ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन थ्योरी को, क्योंकि वो सबसे सही तरीके से उस प्रोसेस को समझाती है। ऐसे ही स्टोमेटल ओपनिंग को समझाने के लिए भी अलग अलग लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ फोटोसिंथेसिस करने वाले क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं और फोटोसिंथेटिक फूड जब यहाँ बनता है तो उसकी वजह से सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। पर सभी स्टोमेटा की गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट एक्टिव नहीं होते और उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे स्टार्च और शुगर दो चीजें हैं जो इंटर कन्वर्टेबल होके ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। कैसे? हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, जो संचित भोजन पादप कोशिकाओं में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और पॉलीसेकेराइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए उनकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। तो जब तक इनके अंदर स्टार्च फॉर्म रहती है तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ता, पर वो स्टार्च जब डिसॉल्वेबल शुगर, घुलनशील शर्करा में जब बदल जाती है तो फिर वो विलेय की सांद्रता को बढ़ाकर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि स्टार्च और शुगर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो जब स्टार्च रहता है गार्ड सेल के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ता, पर जब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक क्लासिकल थ्योरी मानी गई, बहुत लंबे टाइम तक इसे एक्सेप्ट किया गया, पर इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे बेसिस पर इसको रिजेक्ट भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी गार्ड सेल ओपन होती हैं हमेशा उनके अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती हुई देखी गई है। ये थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। इसीलिए स्टोमेटल ओपनिंग के लिए, स्टोमेटल मूवमेंट को समझने के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट थ्योरी मानी गई है उसे कहा गया पोटेशियम मैलेट स्विच हाइपोथेसिस।
तो आज हम इस पोटेशियम मैलेट स्विच हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। इस थ्योरी को प्रपोज किया था लेविट ने पहले, और इसको एलैबोरेट करने में बहुत सारे नाम शामिल हैं, जैसे रैश के हैं और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। तो पोटेशियम मैलेट स्विच हाइपोथेसिस कैसे गार्ड सेल की ओपनिंग को समझाती है, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ हमने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये एक गार्ड सेल शो की है, ओके, और इस गार्ड सेल के अंदर ये छोटा सा पार्ट वैक्यूल को शो कर रहा है। हालांकि एक प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है, पर ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए हम बहुत छोटे से पार्ट से वैक्यूल को दर्शा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं गार्ड सेल के अंदर कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसकी स्टोमेटल ओपनिंग में वो हेल्प करते हैं। तो देखिए क्या हम सब जानते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। जो संचित भोजन है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। स्टार्च का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, ये अनडिसॉल्वेबल है यानी अघुलनशील है, पर जब पादप कोशिका को भोजन की आवश्यकता होगी, फूड रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है, क्योंकि ग्लूकोज की मोनोमर यूनिट से, ग्लूकोज इकाइयों से ही स्टार्च बनता है। स्टार्च को अल्टीमेटली अगर हम ब्रेक कर दें तो ग्लूकोज यूनिट्स ही बनेगी, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ओके, तो देखिए जब स्टार्च ग्लूकोज में ब्रेक हुआ तो ग्लूकोज फर्दर एनर्जी अवेलेबल कराने के लिए रेस्पिरेटरी पाथवे में जाता है, यानी ग्लूकोज का श्वसन के द्वारा अपघटन होता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पाइरुवेट बनते हैं। ये एक कॉमन स्टेप है जो हम रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी दौरान एक इंटरमीडिएट भी बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, जिसे इन शॉर्ट में यहाँ कहा गया PEP। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ग्लाइकोलाइसिस जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उस ग्लाइकोलाइसिस में ये ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट नाम के 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होता है, और पाइरुवेट से ठीक पहले जो इंटरमीडिएट यहां बनता है वो 3 कार्बन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, PEP होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन से ही ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बने। प्लांट सेल के अंदर अदर भी ऐसे पाथवे हैं, ऐसे मैकेनिज्म होती हैं पादप कोशिकाओं में जिनसे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है। कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ 3 कार्बन यौगिक 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हमारे सामने मौजूद है। इस 3 कार्बन कंपाउंड पर एक CO2 का एडिशन होता है। जब भी CO2 किसी सब्सटेंस में ऐड होती है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। जब भी CO2 किसी पदार्थ में जुड़ती है तो हम कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण हो गया उसका। तो यहाँ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का कार्बोक्सिलेशन होता है, और इस कार्बोक्सिलेशन से एक 4 कार्बन एसिड बनता है जिसका नाम है यहाँ मैलिक एसिड। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि PEP का कार्बोक्सिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है PEP कार्बोक्सिलेज। इन शॉर्ट हम उसको कहते हैं पैकेज। तो देखिए यहाँ PEP कार्बोक्सिलेज ने PEP के कार्बोक्सिलेशन से 4 कार्बन कंपाउंड बनाया मैलिक एसिड। कई बार हम एसिड्स और उनके सॉल्ट को इंटरकन्वर्टिबली यूज कर लेते हैं, जैसे हमने कहा पाइरुवेट, बेसिकली वो पाइरुविक एसिड है, वैसे यहाँ मैलिक एसिड है। कई बार इसकी जगह मैलेट टर्म लिखी जाती है, पर आपको पता होना चाहिए कि मैलेट इज द सॉल्ट ऑफ दिस एसिड, और मैलिक एसिड को मैलेट में बदलने के लिए H+ आयन रिलीज करने पड़ेंगे। तो मैलिक एसिड अगर H+ आयन और मैलेट में डिसोसिएट हो, वियोजित हो, तब यहाँ मैलेट रिलीज होगा। पर मैलिक एसिड इज अ वीक एसिड, मैलिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए वो अत्यधिक मात्रा में ना तो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है ना मैलेट रिलीज करता है। यहाँ पर जो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवली प्रोटॉन की पंपिंग करते हैं आउटसाइड। ये प्रोटॉन पंपिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स को समझाने में इंपॉर्टेंट काम आती है। आपने एनिमल सेल्स के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप के नाम सुने होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसको डिस्कस किया जाता है, हम भी उसके बारे में बात करेंगे। पर प्लांट सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप नहीं होते, उसकी जगह प्लांट सेल्स के अंदर हाइड्रोजन पंप होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं। तो पंप का मतलब है ऐसे कैरियर प्रोटीन जो एनर्जी एक्सपेंडिचर करके किसी
सब्सटेंस को उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जा रहा है। देखिए बाहर प्रोटॉन सफिशिएंट है, अंदर प्रोटॉन कम है, उसके बावजूद ये पंप प्रोटीन प्रोटॉन्स को बाहर पंप करेंगे। जब प्रोटॉन एक्टिवली बाहर सीक्रेट किया जाएगा तो उसके लिए एनर्जी एटीपी के कंजम्पशन से आएगी। तो एटीपी के खर्चे पर, एटीपी के एक्सपेंडिचर पर यहां पर प्रोटॉन को बाहर ले जाया गया। जब प्रोटॉन यहां बाहर गया तो एक तरह से इस मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज में कमी आई, एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ प्रोटॉन बाहर जाके पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर। तो समझिए इस मूवमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, जब यहां पर ये प्रोटॉन पंप H+ को बाहर ले जाते हैं तो जो चार्ज के एग्जिस्टेंस में, जो आवेशों की मौजूदगी में जो इम्बैलेंस आया, जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए बाहर से पोटेशियम आयन सेलमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना, प्रोटॉन एनर्जी खर्च करके बाहर गए हैं और उसकी वजह से अब जो पोटेशियम आयन यहां है वो अंदर की ओर जा रहे हैं। कलेक्टिवली इसे H+K+ यानी पोटेशियम हाइड्रोजन पंप भी बोला जाता है। पर बेसिकली जो पंपिंग मूवमेंट है, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर का मूवमेंट है, वो प्रोटॉन्स के लिए होता है और उसके बदले में चार्ज बैलेंस करने के लिए पोटेशियम अंदर गए हैं। तो एक्टिव मूवमेंट यहाँ पे प्रोटॉन का है। प्रोटॉन पंपिंग से ये पोटेशियम आयन अंदर एंटर करते हैं। प्लांट सेल्स की मेम्ब्रेन में मौजूद ये प्रोटॉन पंप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेना से रिलेटेड है। उसी में से एक है स्टोमेटल ओपनिंग, सेल वॉल का एक्सपांशन भी इससे रिलेटेड है। बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट फिनोमेना भी इस प्रोटॉन पंपिंग से रिलेटेड है। हम आगे सेगमेंट्स में उनकी बातें करेंगे। लेकिन अभी आपने क्या देखा कि जब प्रोटॉन्स यहां बाहर गए और बदले में पोटेशियम आयन अंदर आए चार्ज को बैलेंस करने के लिए, लेकिन चूंकि अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब अंदर से जो प्रोटॉन का लॉस है वो बहुत ज्यादा है, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और अंदर जो उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। जिसको बैलेंस करने के लिए कौन आया? उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम एंटर हुए। तो ये एनायन कैटायन बैलेंसिंग का मामला है। लेकिन जब पोटेशियम अंदर जाते हैं तो एक तरह से यहां पे आप कह सकते हो कैटायंस का अमाउंट इंक्रीज हो गया। उसको फर्दर बैलेंस करने के लिए Cl- फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से अंदर आता है। तो यह समझने की बात यह है कि पोटेशियम हाइड्रोजन का जो मूवमेंट है ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, पर क्लोराइड का जो मूवमेंट है ये यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। इनके लिए प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं, उनका रोल हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने क्या पाया कि प्रोटॉन्स बाहर गए, बदले में पोटेशियम अंदर आए। अब आप देखिए जब मैलिक एसिड के डिसोसिएशन से प्रोटॉन बन रहे थे, जो कि बहुत कम बन रहे थे क्योंकि मैलिक एसिड एक वीक एसिड है, तो अब जब प्रोटॉन्स लगातार बाहर ले जाए जा रहे हैं तो ये डिसोसिएशन फर्दर इंक्रीज होगा क्योंकि इससे बनने वाला प्रोडक्ट आउटसाइड जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम में साइड शिफ्ट होगा और मोर एंड मोर मैलेट बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मैलेट बनेगा क्योंकि बदले वाले साथ वाले जो प्रोटॉन है वो कम होते जा रहे हैं। तो इन्हें ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इसका डिसोसिएशन इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। जब ऐसा होगा तो आप क्या पाएंगे, पोटेशियम अंदर आया, मैलेट ज्यादा बना, पोटेशियम और मैलेट के जुड़ने से पोटेशियम मैलेट सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट के मामले में हम जानते हैं कि सॉल्ट ऑलवेज रिमेन इन कंप्लीट डिसोसिएशन स्टेट। जो लवण होते हैं वो पूर्णतः वियोजित अवस्था में रहते हैं। तो ये पोटेशियम मैलेट जो लवण है वो गार्ड सेल्स की वैक्यूल में एंटर करता है और वैक्यूल में जाके वो डिसोसिएट हो जाता है। इसमें पोटेशियम एंड मैलेट में इस तरीके से यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है और गार्ड सेल की वैक्यूल में पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाने से सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो गई और इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। जो पर्पस हम समझना चाह रहे थे वो यहाँ सॉल्व हो गया। हमारा पर्पस था ये जानना कि गार्ड सेल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे या सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कैसे हुआ। तो देखिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ फॉस्फेट पाइरुवेट में, स्टार्च स्टोर्ड फूड है जो टूट कर आपको ग्लूकोज देता है, और फॉस्फेट पाइरुवेट एक 3 कार्बन एसिड है जिसने CO2 को रिसीव किया, इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ, पेप्टेज एंजाइम ने इसमें हेल्प किया और मैलिक एसिड बना।
मैलिक एसिड का फर्दर डिसोसिएशन प्रोटॉन और मैलेट में हो सकता था और ये बहुत कम होता है, पर जब प्रोटॉन पंप की हेल्प से प्रोटॉन बाहर जाते हैं और बदले में पोटेशियम अंदर आते हैं तो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन यहाँ पर घट गई, जिससे मैलिक एसिड का डिसोसिएशन और बढ़ा और ये पोटेशियम और मैलेट मिलकर जब वैक्यूल में एंटर हुए तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होके पोटेशियम प्लस मैलेट के फॉर्म में मौजूद है और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई हो गया। बेसिकली इस पूरे ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? पोटेशियम आयन का। पोटेशियम आयन की एंट्री, इसीलिए हमने इसको कहा क्या था, पोटेशियम मैलेट स्विच हाइपोथेसिस। यहाँ पे पंप का रोल है, एक्टिव पंप, प्रोटॉन पंप, जिसने एक्टिवली ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी, ऊर्जा के खर्चे पर प्रोटॉन बाहर भेजे और पोटेशियम इनटेक लिया है, अंदर लाया है। ओके, चलिए, तो जब ये पोटेशियम और मैलेट इकट्ठे हो गए वैक्यूल में तो वैक्यूल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, यही से इसका फिजिकल बेसिस तैयार होता है। आप समझिए, देखिए, जब गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने से इस सॉल्यूट में सबसे बड़ा रोल किसका है? पोटेशियम आयंस का। तो फिर वाटर आसपास की सराउंडिंग कौन सी सेल्स हैं? ये हैं आपकी सब्सिडियरी सेल्स, इनसे एंटर हुआ है गार्ड सेल के अंदर और जब वाटर गार्ड सेल के अंदर एंटर हुआ तो गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ। टर्गर प्रेशर इंक्रीज होने से गार्ड सेल की जो आउटर वॉल है इसकी स्ट्रेचिंग होगी बाहर की तरफ और इसके साथ क्योंकि सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का रेडियल इनोवेशन है तो इनर वॉल जो इससे जुड़ी हुई है और इसको पीछे से खींच रहे हैं तो ये अंदर और शिफ्ट होगी, मतलब इसके रेस्पेक्ट में बाहर शिफ्ट होगी। तो इस तरह से एक पोर क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में और इसी को हमने कहा स्टोमा और इस प्रोसेस को हमने कहा स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये पूरा कंप्लीट बेसिस है बिहाइंड द स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल मूवमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, वो हमने डिस्कस किया किस थ्योरी की हेल्प से? पोटेशियम मैलेट स्विच हाइपोथेसिस की हेल्प से। ये कब चलता है? ये प्रोटॉन पंप कब एक्टिव होता है? इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय ये सक्रिय रहता है और दिन के समय जब रात से दिन हो रहा होता है यानी जब उजाला आता है तब जो सनलाइट है उसके वेवलेंथ में जो ब्लू लाइट प्रेजेंट है वो इस प्रोसेस को इंड्यूस करवाती है। तो मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप के एक्टिवेशन में ब्लू लाइट का रोल होता है, इस बात को आप जरूर याद रखें। सो व्हिच पार्ट ऑफ वेवलेंथ इज रिलेटेड विद द स्टोमेटल ओपनिंग? मैंने पहले भी आपको बताया था कि रंध्रों के खुलने से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कौन सा भाग संबंधित है, कौन सा रंग संबंधित है? दैट इज ब्लू लाइट। ब्लू लाइट इज रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो अधिकतर प्लांट्स में जो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं उसका रीजन यही है, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपैरेंटरी लॉस कंटिन्यू होता है। अब यहाँ एक बात समझने की, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि स्टोमेटल ओपनिंग ये केवल एक क्रिएशन ऑफ पोर है, एक तरह का रंध्र यहाँ उत्पन्न हो गया है। किस किस के बीच में? इस गार्ड सेल के या एपिडर्मिस के अंदर कौन है? लीफ टिश्यू, और बाहर क्या है? एनवायरनमेंट। तो ये वाटर वेपर का लॉस कहां से कहां हो रहा है? ये हो रहा है लीफ टिश्यू से एनवायरनमेंट में। लेकिन इसी के पैरेलल मैंने आपको कहा था कि एनवायरनमेंट में CO2 मौजूद है और उस CO2 का अपटेक, इनटेक भी लीफ सेल में पैरेलल होगा। दो सब्सटेंस एक साथ डिफ्यूज हो सकते हैं इवन इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डिफ्यूजन की शुरुआत में हमने ये कहा है कि दो मटेरियल्स का डिफ्यूजन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, एक को दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त वाटर वेपर की एंट्री हो रही है, जिस वक्त वाटर वेपर का लॉस हो रहा है उसी वक्त साथ में CO2 की एंट्री भी हो रही है। यानी स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो इन दो चीजों को पॉसिबल बना रही है, एंट्री ऑफ CO2 फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब स्टोमेटल ओपनिंग का पर्पस बेसिकली इन दोनों चीजों से रिलेटेड है, वाटर वेपर के लॉस से भी, ताकि ट्रांसपायरेशन और उससे जुड़े फंक्शन हो पाए, और CO2 के इनटेक से भी, ताकि CO2 कार्बन का जो इनऑर्गेनिक सोर्स है वो एंटर करे प्लांट सेल के अंदर और क्या हो सके? फोटोसिंथेसिस हो सके। तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के बीच में कॉम्प्रोमाइज चलता है। क्या कॉम्प्रोमाइज चलता है? समझने की बात यह है कि प्लांट सेल के लिए वाटर लॉस यूजफुल होने के साथ साथ हार्मफुल भी है।
एक लिमिट तक प्लांट वाटर को कंटिन्यूअसली लॉस कर सकते हैं, पर अगर प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल हाईली नेगेटिव हो जाए, यानी वाटर की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके पास जो रीजन बचता है, जो आप कहो ऑप्शन बचता है, वो होगा स्टोमेटा को क्लोज करना। क्योंकि अगर उसने स्टोमेटा अब भी क्लोज नहीं किए, जबकि उसके अंदर पानी की बहुत कमी हो चुकी है, तो और ज्यादा वाटर लॉस से उसकी डेथ हो सकती है। तो जब हाईली नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है तब स्टोमेटल क्लोजर होता है, और ये ओपन तब तक ही रहेंगे जब तक प्लांट की एबिलिटी है वाटर लॉस करने की, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी, वाटर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं किसके, स्टोमेटल क्लोजर के। साथ ही साथ CO2 कंसंट्रेशन भी इससे रिलेटेड है। हालांकि हम ट्रांसपिरेशन पे पढ़ने वाले जो फैक्टर्स का इफेक्ट है अलग से भी पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच के कॉम्प्रोमाइज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इस बात को आप समझिए कि स्टोमेटल ओपनिंग पर सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है उसके अंदर मौजूद ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल का। वाटर पोटेंशियल जितना कम होगा, जितना सॉलिड कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल जितना हाईली नेगेटिव होगा, सॉलिड कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना प्लांट के लिए वाटर को लॉस करना और मुश्किल होता जाएगा। और एक लिमिट पर आकर प्लांट क्या करेगा, एक लिमिट पर आकर प्लांट स्टोमेटा को क्लोज करेगा। लेकिन एक दूसरी चीज भी इससे साथ साथ कंट्रोल करनी है, दैट इज CO2 कंसंट्रेशन। CO2 की हाई कंसंट्रेशन भले ही फोटोसिंथेसिस के लिए फेवरेबल है, भले ही प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल है, पर CO2 की उच्च सांद्रता पौधे के लिए विषैली भी होती है। एट सर्टेन लिमिट, एक सीमा से बाहर जब CO2 कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाए तो वो पौधे पर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। इसलिए CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशंस भी स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करती है। पर आप यहाँ जरूर ध्यान रखें कि अगर प्लांट के लिए CO2 चाहे कितने भी अवेलेबल हो या उसकी कितनी भी कमी हो, लेकिन अगर उसके पास वाटर की डेफिशिएंसी है और वाटर पोटेंशियल हाईली नेगेटिव है, तो भले ही उसे CO2 कम मिल रही है, प्लांट स्टोमेटा को क्लोज करेगा। और हम ऐसा कुछ खास तरह के प्लांट्स में देखेंगे जिन्हें स्पेशली CAM प्लांट्स कहा जाता है। तो CAM प्लांट्स में ये प्रोसेस थोड़ा इनवर्स होता है। इनवर्स कैसे? हमने अभी क्या देखा कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, और जब वाटर वेपर का लॉस होता है, इसी वजह से होता है ट्रांसपिरेशन डे टाइम में। रात में जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, जब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, तब स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो स्टोमेटल क्लोजर के पीछे कौन सी मैकेनिज्म काम करती है, इसे हमें समझना होगा। ये जस्ट इनवर्स है ओपनिंग मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर जो मेजर रोल है, जो की इशू है, वो है पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। इस पोटेशियम हाइड्रोजन पंप के रोल को हमें समझना पड़ेगा। जब तक ये प्रोटॉन की आउटसाइड पंपिंग कर रहा है, तब तक पोटेशियम अंदर आ रहा है और स्टोमेटा को खुला रख रहा है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहा है। पर क्लोजर कब होगा? मान लीजिए ड्यूरिंग नाइट, जब ये ब्लू लाइट अवेलेबल नहीं होती, इसकी जगह वहां पे रेड या इंफ्रारेड लाइट का अमाउंट इंक्रीज होता है, तो पूरे दिन भर ट्रांसपायरेटरी लॉस करने के बाद प्लांट किस सिचुएशन में आ गया? प्लांट आ गया एक हाईली नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की कंडीशन। प्लस रात के टाइम एक बहुत बड़ी चीज अवेलेबल नहीं है, दैट इज सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 का जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन CO2 का फोटोसिंथेसिस में होता है, तो फिर फूड बनता है और में। लेकिन सनलाइट जब नहीं होगी तो CO2 का कंजम्पशन किस में नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस में नहीं होगा। तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कहाँ इंक्रीज हो रही है? CO2 कंसंट्रेशन एक तरह से गार्ड सेल साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो रही है, और उसका इंटेक किस में नहीं हो रहा? क्लोरोप्लास्ट में नहीं हो रहा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में। तो जब CO2 कंसंट्रेशन गार्ड सेल में इंक्रीज हो रही है, तो एक तरह से एक एसिडिक एनवायरनमेंट डेवलप होगा और H+ कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रही है। प्लस CO2 की इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन एक टॉक्सिक इफेक्ट भी क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन पंप जो है इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। मैंने कहा था की पॉइंट क्या होगा, सबसे मेन कुंजी क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन ट्रांसपिरेशन
or you can say when photosynthesis is stopped just because of absence of sunlight, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रुक गया है, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ी है और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये पंप रिवर्स हो गया। अब क्या होगा? पोटेशियम आयन जो पहले अंदर लाए जा रहे थे बाहर डाले जाएंगे और प्रोटॉन जो पहले बाहर ले जाया जा रहा था अंदर लाया जाएगा। इस तरह से और ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। पोटेशियम बाहर गया है, पोटेशियम बाहर जाने से मैलेट और पोटेशियम जो मिलकर पोटेशियम मैलेट बना रहे थे, अब केवल क्या रह गया? मैलेट प्लस अंदर कौन आया? H+। मैलेट और H+ मिलके इस इक्विलिब्रियम को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे ज्यादा, क्या बनेगा? मैलिक एसिड बनेगा, जो कि वीक एसिड है, जो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होता है। इस तरह से पोटेशियम आयन जब बाहर गए प्लस मैलेट भी इसके साथ जुड़ के मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए, तो ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाने वाला जो कंपोनेंट था वो अब सेल के अंदर नहीं बचा। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जब सेल कार्ड सेल का ओपी रिड्यूस होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी, तो फिर बाहर वाली सेल्स इससे वाटर ड्रॉ करेंगी, सब्सिडियरी सेल्स में पानी जाएगा और जब पानी सब्सिडियरी सेल्स में जाएगा तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर तो पहले बढ़ा ही था, अब साथ में टर्गर प्रेशर घट भी रहा है। कंसीक्वेंस देखिए, इस चीज के क्रम को समझिए। सबसे पहले सॉल्यूट कंसंट्रेशन घटी, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर घटा, फिर वाटर आउटसाइड गया तो टर्गर प्रेशर भी घटा। पहले उल्टा चल रहा था, सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ी और ओपी बढ़ा, टीपी बढ़ा, लेकिन अब अपोजिट हो गया। जब टर्गर प्रेशर घटेगा तो जो वॉल बाहर स्ट्रेच हो रही थी उसके ऊपर स्ट्रेस लगना बंद हो गया और इसकी वजह से ये सेलुलोज माइक्रोफाइबर जो इनर वॉल में बाहर लेके जा रहे थे उसका भी स्ट्रेच कम हो गया और इस तरह से ये दोनों वॉल एक दूसरे से टच हो जाएगी लगभग और इनके बीच का जो पोर क्रिएट हुआ था वो यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा और इस तरह से स्टोमेटल क्लोजर होता है। तो ये इनवर्स प्रोसेस है, कंप्लीट रिवर्स प्रोसेस है ओपनिंग का, पर इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पांसिबल है उन्हें आपको समझना होगा। एक तो हमने कहा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ का अर्थ क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में तब CO2 ज्यादा बंद हो रही है, वहां से तो ये घट रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म में CO2 इंक्रीज हुई। एक बात, दूसरी बात यहां पर कई बार स्टोमेटल क्लोजर मैंने आपको कहा डे टाइम में भी हो सकता है। अगर पानी की कमी हो गई सॉइल में, अगर प्लांट सेल इतना ज्यादा वाटर लॉस कर रही है जिसको क्या नहीं किया जा रहा, रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा, जिसको बदले में जिसके और ज्यादा वाटर प्लांट में एंटर नहीं हो पा रहा, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा एब्जॉर्प्शन में और लॉस में। तो एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा, लॉस लगातार हो रहा है, तो प्लांट सेल ओवरऑल किस में चली जाएंगी? ह्यूज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के स्टेट में चली जाएंगी। और इतना नेगेटिव वाटर पोटेंशियल एक तरह की ड्रॉट कंडीशन, एक तरह का ड्रॉट स्ट्रेस, एक शुष्कता से भरा हुआ तनाव उत्पन्न करेगा। और मैंने आपको कहा स्ट्रेस कंडीशन जो है वो प्लांट के लिए एक एडवर्स कंडीशन है और एडवर्स कंडीशन से निपटने के लिए प्लांट के अंदर कुछ केमिकल्स मिलते हैं, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो है ABA, जो किससे रिलेटेड है? स्ट्रेस से। और यहाँ हम कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ड्रॉट स्ट्रेस की, जब पानी की कमी हो गई। तो हमेशा याद रखो कि ये जो रिवर्सल हुआ था पंप का, इसके लिए ABA का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एब्सिसिक एसिड भी स्टोमेटल क्लोजर के दौरान पिक्चर में आता है क्योंकि वो एक स्ट्रेस हार्मोन है और प्लांट को जब पानी की कमी है उस टाइम भी स्टोमेटा क्लोज कर देना। वाटर स्ट्रेस से निपटने का जो उसका तरीका है वो क्या है? अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देना ताकि वाटर वेपर का लॉस एनवायरनमेंट में होना बंद हो जाए। इसलिए ये स्ट्रेस हार्मोन ABA भी इस पोटेशियम हाइड्रोजन पंप के रिवर्सल में रोल प्ले करता है, इसकी दिशा को विपरीत करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो हम क्या समझेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? रात्रि के समय जब CO2 की सांद्रता उच्च होती है उस वक्त इसके प्रभाव में प्लस ABA के प्रभाव में ये पंप विपरीत हो जाता है। पोटेशियम आयन का अंदर आना बंद बल्कि बाहर जाना शुरू, हाइड्रोजन का बाहर जाना बंद, अंदर आना शुरू, ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना बंद, घटना शुरू, वाटर बाहर जाने से टर्गर प्रेशर का घटना, दोनों वॉल पे जो पहले स्ट्रेचिंग थी वो खत्म हो गई और अब दोनों वॉल एक दूसरे से एडजेसेंट आके मिल गई, तो जो स्टोमेटा पहले ओपन था वो क्लोज हो गया। So in this way, stomatal movement works, and we have discussed about
मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स, हमने मुख्य पौधों की बात की जिनमें डे टाइम में तो स्टोमेटा क्या रहते हैं ओपन और नाइट में स्टोमेटा हो जाते हैं क्लोज। अब यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी और है प्लांट्स की जिनको हमें समझना है, जिनमें ये प्रोसेस उल्टा होता है, रिवर्स होता है, और वो कैटेगरी है डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट जिन्हें हम सक्युलेंट ज़ीरोफाइट्स कहते हैं, CAM प्लांट। ये एक तरह का पाथवे है बच्चों, और ये पाथवे जिन प्लांट्स में मिलता है वो ज़ीरोफाइट हैं, मरुभूमि पौधे हैं, यानी ये रेगिस्तान में उगते हैं जहाँ पानी की कमी है। और सक्युलेंट इसलिए बोला है क्योंकि इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड जमा होने से इनके अंदर एक सक्युलेंसी होती है, फ्लैशीनेस होती है, इनके अंदर एक गूदेदार होते हैं, रसदार होते हैं, मांसल होते हैं। जैसे आप नाम सुना होगा एलोए का, एलोवेरा जिसको अपन बोलते हैं बारबाठा कॉमन लैंग्वेज में। कैक्टस में भी इसी तरीके से स्टेम जो होता है सक्युलेंट स्टेम होते हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, लीफ का फंक्शन भी प्ले करते हैं। तो खैर वो तो सब मॉर्फोलॉजिकल फिनोमेना थी, मॉडिफिकेशन, पर इसके पीछे जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है वो हमें समझनी है। सक्युलेंट ज़ीरोफाइट्स चूंकि ऐसे एनवायरनमेंट में उग रहे हैं जहां पर वाटर की डेफिशिएंसी पहले से ही बहुत ज्यादा है, और डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन हो जाए तो इतना ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा कि उनका सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स को अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक अलग तरह का मेटाबॉलिक पाथवे डेवलप किया जिसे CAM पाथवे कहा गया। बेसिकली ये पाथवे जिस प्रोसेस से जुड़ा है वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। पर हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन में कॉम्प्रोमाइज है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, और ट्रांसपिरेशन में किसका लॉस हो रहा है? वाटर का। अब जब स्टोमेटा ओपन होंगे तभी CO2 अंदर आएगी, प्लस साथ में वाटर वेपर का लॉस भी हो जाएगा। मान लो ये प्लांट्स डे टाइम में अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं तो इन्हें CO2 तो मिलेगी, पर वाटर वेपर का लॉस होने से पानी की इतनी कमी हो जाएगी कि इनकी डेथ हो सकती है। तो फिर उन्होंने क्या सिस्टम डेवलप किया? सक्युलेंट ज़ीरोफाइट में स्पेशल टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिन्हें कहा जाता है फोटो एक्टिव स्टोमेटा, जिन्हें कहते हैं अंधकार सक्रिय, यानी दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग डार्कनेस। ये सक्रिय होते हैं कब? जब अंधेरा होता है, यानी रात में स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं, यानी डे टाइम में क्लोज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिन में अपने रंध्र बंद कर लिए, यानी दिन में अब वाटर का लॉस तो नहीं होगा, तो अच्छी बात है, ये तो इनको चाहिए। पर साथ में CO2 का इंटेक तो नहीं होगा। अब CO2 का इंटेक अगर नहीं होगा तो सनलाइट तो दिन में ही अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, और वाटर वेपर के लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर रखे हैं। तो स्टोमेटल क्लोजर हो जाने से CO2 इंटेक अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेटिक अवेलेबिलिटी, प्रकाश संश्लेषी खाद्य की आपूर्ति कहां से होगी? इसके लिए इन्होंने ये पाथवे कर, इस पाथवे को हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं इतना सा बता रहा हूं कि ये क्या करते हैं, अपनी CO2 को नाइट में फिक्स करते हैं। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब इनके अंदर CO2 का जो इंटेक होता है उस इंटेक से CO2 जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? वो कन्वर्ट हो जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स में। जैसे ये मैलिक एसिड भी होती है, वैसे ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में CO2 यहां पे इकट्ठी हो गई। ज्यादातर उनमें से 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, मैलेट हो सकते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट हो सकते हैं, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिक एसिड बना के ये CO2 को स्टोर कर लेते हैं। ठीक ऐसे फॉस्फोराइलपाइरुवेट से CO2 जोड़ी, जो भी ऑर्गेनिक एसिड बना उसको उठा के स्टोर कर लिया किसके अंदर? वैक्यूल में ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा भरे होने से ही इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ रहता है, और इस वजह से इनके अंदर सर्कुलेंसी भी होती है, वाटर को रिटेन करने की, जल को संधारित करने की इनमें क्षमता होती है, क्योंकि इनकी रिक्तिका में कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड भरे होने से इनका परासरण दाब उच्च रहता है और जल को ये अपने अंदर बांध के रखते हैं। इसीलिए इनमें सर्कुलेंसी मांसलता होती है, गुदेदार होते हैं ज्यादातर से। अब इस ऑर्गेनिक एसिड को बना के रखने का फायदा क्या? फायदा ये कि इस ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में इन्होंने CO2 को बाइंड कर रखा है, तो CO2 इंटेक तो हो गया, लेकिन CO2 का यूज कब हो सकता है? CO2 का यूज तो होगा तब जब सनलाइट अवेलेबल होगी,
क्योंकि सनलाइट के बिना CO2 को ऑर्गेनिक फूड में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो फिर उसमें आप देखिए कि इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में CO2 को स्टोर किया है, CO2 को इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में स्टोर किया है, तो उसे ये डे टाइम में रिलीज कर देंगे। कैसे? डिसोसिएट कर देंगे इस ऑर्गेनिक एसिड को, ऑक्सैलोएसीटेट ब्रेक हो जाएगा, मैलेट ब्रेक हो जाएगा, 3 कार्बन एसिड बनाएगा और CO2 रिलीज कर देगा। अब CO2 अवेलेबल है, स्टोमेटा क्लोज है, तो CO2 बाहर से नहीं आ रही, पर रात में जो इन्होंने खुद स्टोर कर रखी थी ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में, वहीं से अवेलेबल हो गई। तो इस तरह से इन्होंने इन दोनों प्रोसेस में क्या कर लिया, एक बैलेंस कर लिया। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, नाइट में ऑर्गेनिक एसिड बना के स्टोर कर ली, वाटर वेपर के लॉस से बचना है, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज कर ली। रिवर्स फिनोमेना, तो इनके अंदर पोटेशियम हाइड्रोजन पंप रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है, क्योंकि इनमें CO2 की अवेलेबिलिटी रिवर्स टाइम में हो गई। नाइट में CO2 स्टोर की जा रही है और डे टाइम में वो यूज की जा रही है। ठीक है, तो CAM प्लांट्स में स्टोमेटल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। उसका रीजन है कि इनमें पंप अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हमने समझा, पर ज्यादातर जो हमने डे टाइम में स्टोमेटल ओपनिंग की बात की है वो ज्यादातर प्लांट्स में होती है, और CAM प्लांट में ये ओपनिंग नाइट टाइम में होती है। दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटल मूवमेंट। हालांकि इसके अंदर और डिटेल में हम जाए तो केमिकल बेसिस में बहुत सारी दूसरी बातें भी शामिल हैं, लेकिन 12th क्लास के लेवल पे जो नीट का एग्जाम होता है उसके लेवल पे वो सब बियॉन्ड द स्कोप थिंग्स है, इसलिए उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ओके, तो आप लोग एक बार इस प्रोसेस को पूरा समझिए, इस वीडियो लेक्चर को देखिए, और उसके बाद फिर हम, चूंकि अब हम ट्रांसलोकेशन वाटर का पूरा समझ चुके हैं, तो अब हमें ट्रांसलोकेशन फूड का भी डिस्कस करना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।